नमस्कारम, मैं कृष्णा चौधरी। स्वागत है आपका केटी सोशियोलॉजी में, जहाँ पर स्टडी कराई जाती है आपकी सब्जेक्ट सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए और प्रोफेसर जीआईसी, जीडीसी, पीजीटी के लिए। देन जीएस का पार्ट अलग से चल रहा है, जो सारे के सारे वनडे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल ही नहीं है, सिलेक्शन वाला क्राइटेरिया है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी का। उद्देशिका को पूरा खत्म कर लेते हैं 10 से 15 मिनट में, विद एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू सहित। और उद्देश्य का जो प्रस्तावना है, जिसको हम इंग्लिश में प्रियम्बल भी बोलते हैं, वो भी हम एक झलक में, एक ग्लिम्स में देख लेते हैं। ओके, तो देखो हमें 12 क्वेश्चन हैं अपने, ठीक है। और 12 क्वेश्चन के बाद में ये उद्देशिका है। पहले जरा इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको इजीली हो जाए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। चलो, बस पीडीएफ मैं पिन कर दूंगा, अब यहाँ क्वेश्चन करो और कमेंट सेक्शन में भाई बता देना। मैं कह रहा हूँ बेस्ट एमसीक्यू और पीवाईक्यूज कलेक्ट करके आपको दे रहा हूँ। आपको बस इतना भर करना है कि पढ़ना है और स्कोर बताना है कितना हुआ है। ओके, चलो सीधा उद्देश्य का क्या बोलते हैं, इसको हम प्रस्तावना भी बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको प्रियम्बल भी बोलते हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आता है, इसका हमें एक एक वर्ड याद होना चाहिए उस हाँ, उद्देशिका का। हर एग्जाम में आता है, कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। और होता क्या है कि मान लो कि मूल अधिकार से, प्रस्तावना से और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत से आपने अगर ये पढ़े हैं, तो इसमें से एक क्वेश्चन बनाएगा वो, एक ऑप्शन डाल देगा उसमें उद्देशिका का, एक ऑप्शन डाल देगा उसमें मूलाधिकार का, और एक ऑप्शन डाल देगा उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, डीपीएसपी का, ठीक है। तो आपको ना कॉन्सेप्ट वाला पता होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ लो इसको। और ज्यादा पढ़ना है ना तो प्लेलिस्ट चेक करो, सारी पॉलिटी वहां खत्म करा रखी मैंने। उद्देश्य का क्या है, देखो एक दर्शन है भारतीय संविधान का। मैं थोड़ा सा मोटे तौर पे बता देता हूँ कि उद्देश्य का क्या है। एक भारतीय संविधान का क्या है, नीति और सिद्धांतों का दर्शन है कि भाई रूप कैसा होगा संविधान का, वो कहाँ झलक दिखता है, कहाँ झलक मिलती है, वो उद्देशिका में मिलती है, ठीक है। कौन लाया इसको, मैं मार्क करता रहूंगा, जो जो मैं मार्क करूँ ना वो आपको रटना है। पढ़ते हैं सीधा। नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ठीक है। कब किया गया प्रस्तुत कब किया गया, 13 दिसंबर को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया। ये डेट आपको याद रखिएगा, प्लीज याद रखना। 22 जनवरी 1947 को ना उद्देश्य को क्या कर लिया गया, इस प्रस्ताव को भाई अंगीकृत, उन्होंने क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव ही परिवर्तित करके संविधान सभा या उद्देशिका बनाएगी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1970 द्वारा उद्देशिका में ये सब जोड़े गए। क्या कह रहा है ये, 42वें संविधान संशोधन 1970 हुआ, इसके द्वारा क्या हुआ, जस्ट सेकंड यार, 42वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 में। ये भी डेट याद रखना, कहीं 1978 कर दो इसकी जगह। इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, कौन कौन से, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। और उसके बाद में अखंडता, ठीक है। सोशलिस्ट, सेकुलरिस्ट और अखंडता वाला। तो 3 शब्द, इसका मतलब क्या है कि भाई इससे 1970 से पहले 3 शब्द नहीं थे। ये यहाँ तक क्लियर आपको कि उद्देश्य काम में 1970 साल से पहले 3 शब्द नहीं थे। ओके, अब आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्य ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणतंत्र के रूप में घोषित किया है। संविधान के उद्देश्य का अपने नागरिक को 3 प्रकार के न्याय, देखो 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। उसके बाद में ये क्या है, उद्देश्य का संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है, ठीक है, कोई बात नहीं। सर अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर के अनुसार उद्देश्य का हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये कोट प्लीज याद रखेंगे आप, किसने कहा है उद्देशिका के बारे में, उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा है, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। उसके बाद के एम मुंशी ने क्या कहा है उद्देशिका के बारे में, के एम मुंशी कहते हैं कि यार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र तो गणराज्य की जन्म कुंडली है। इतना नहीं आएगा, बस ये पूछ लेगा कि उद्देशिका को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा है, तो के एम मुंशी ने कहा है। बात क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है। उसके बाद में स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाली किसने कहा है, तो किसने कहा है, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। तो आप 2 कोट ना आप याद रखिएगा प्लीज। अब आगे बात करते हैं। प्रस्तावना को संविधान का भाग केशवानंद भारती बना केरल राज्य 1973 के बाद में स्वीकार किया गया। इससे पूर्व बेरुवारी बाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया। अच्छा ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है। ये केस होता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, ठीक है। इस केस में क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका है ना,
वो भारतीय संविधान का भाग है। ठीक है, समझ आया आपको यहाँ तक। दूसरी लाइन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कही कि वो कहता है कि भाई उद्देश्य का भारतीय संविधान का भाग है तो सही, लेकिन उसमें क्या है, ये लागू नहीं की जा सकती, मतलब ये वाद योग्य नहीं है। अब वाद योग्य की बात आ गई कि भाई जस्टिसिएबल वाद योग्य क्या है। मैंने आपको मूलाधिकार वाली सीरीज में, मौलिक कर्तव्य वाली सीरीज में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाली सीरीज में आपको मैंने 4 बार इस शब्द को रिपीट करा था कि भाई जस्टिसिएबल क्या है और वाद योग्य क्या है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि यार जो चीजें हम कोर्ट में अगर लागू कर पाते हैं किसी भी चीज को, तो वो क्या है, वो वाद योग्य है, वो लड़े जाने योग्य है, वो जस्टिसिएबल है। अगर कोर्ट ये मना कर देता है कि यार नहीं, ये आप यहाँ नहीं लड़ सकते हैं इस चीज के बारे में, तो ये क्या है, जस्टिसिएबल नहीं है। तो अब समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ। प्रस्तावना, अगर प्रस्तावना का उल्लंघन होता है भारतीय संविधान में, तो ऐसा नहीं है कि आप इस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट चले जाओ कि नहीं भैया सरकार ने गड़बड़ी करी है और इसका जवाब दे सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट आपकी अपील को रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि ऐसा क्यों करेगा, ऐसा इसलिए करेगा कि प्रस्तावना क्या है, वो वाद योग्य नहीं है। तो इसका मतलब समझ आ गया आपको, वाद योग्य क्या है और वाद योग्य क्या नहीं है। ठीक है, दूसरी लाइन क्या है, आपको ये याद रखना है कि केशवानंद के केस में उद्देशिका को भारतीय संविधान का भाग माना गया है। ओके, मैं पता है मैं क्यों जोर दे रहा हूँ उस लाइन पे, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है सीधा का सीधा स्टेटमेंट उठा के। तो आप 2 कोट याद रखेंगे, केशवानंद भारती वाला केस याद रखेंगे। ठीक है, और उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया, वो कौन से केस में कहा गया, वो बेरुवारी बाद केस में कहा गया। ठीक है भाई, चलो उसके बाद ओके, उसके बाद थोड़ा से आपका काम का नहीं है, बॉम्बे यूनियन वाला केस में क्या हुआ और उस, ठीक है। देखो मैं जो ऊपर आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था ना, वो यहाँ पे क्लियर आ गया। उद्देशिका की प्रकृति कैसी कैसी है भाई, न्याय योग्य नहीं है, मतलब वाद योग्य नहीं है, मतलब जस्टिसिएबल नहीं है। प्लीज याद रखिएगा इस लाइन को। ओके, अच्छा उसके बाद कमेंट करके बताना क्या मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज क्या वाद योग्य हैं, क्या न्याय योग्य हैं, क्या जस्टिसिएबल हैं या फिर नहीं है, बताना मुझे। उसके बाद क्या है, प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है। देखो तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है भाई, 5 प्रकार की। विचार हो गए, अभिव्यक्ति हो गई, विश्वास हो गया, धर्म हो गया और उपासना हो गया। तो आप याद रखेंगे स्वतंत्रता कितने प्रकार की है उद्देशिका में, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता कितने प्रकार की होगी भाई, 2 प्रकार की होगी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब 2 चीजें हैं कंफ्यूजन करने वाली, आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो अगर सिंपली पूछा जा रहा है कि संविधान की आत्मा क्या है भारतीय संविधान में, तो आप टिक लगाओगे, किसको लगाओगे भैया, प्रस्तावना को। अगर ऑप्शन में क्या है, अगर अंबेडकर साहब नहीं है, बाबा साहब नहीं है, ठीक है, संविधान की आत्मा, एक तो जनरली क्वेश्चन ये हो गया कि संविधान की आत्मा क्या है, प्रस्तावना। अगर यही चीज बाबा साहब कह रहे हैं कि भाई संविधान की आत्मा क्या है, संविधान की आत्मा क्या है, तो वो क्या है, आत्मा और हृदय, संविधान की आत्मा क्या है, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो आर्टिकल 32 को कहा है। आई रिपीट, आर्टिकल अनुच्छेद 32 को बाबा साहब ने क्या बोला है, संविधान की आत्मा और हृदय बोला है। ये तो बोला है बाबा साहब ने। ओके, अगर बाबा साहब नहीं बोलते कि इसके बारे में, वहां ऑप्शन में नहीं है, तब उत्तर क्या होगा, प्रस्तावना होगा, भारत की संविधान की आत्मा। फिर किसको टिक लगाओगे आप, प्रस्तावना को टिक लगाओगे। ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया आपको। ठीक है, चलो के एम मुंशी वाला मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि राजनीति जन्म पत्री है उद्देशिका। ओके, सुभाष कश्यप का पूछा नहीं जाता, और अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज का, हाँ ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो आपकी ये क्या है, उद्देशिका कंप्लीट हो जाती है। अब क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चनों के माध्यम से ना सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है। देखो अभी मैं क्या बता रहा था आपको ब्रीफली में कि भाई भारत के जो संविधान का दर्शन है वो कहाँ से मिलता है, उद्देशिका से, मूलाधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य से। तो कहाँ से मिलेगा, उद्देशिका से, यहीं से तो पता चलेगा ना यार।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया। अभी मैंने आपको क्या क्यों बताई थी काउंटिंग करके, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार की न्याय है। तो अब वही क्वेश्चन देखो आ गया, तो कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय बताए थे मैंने आपको, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। ओके, तो 3 वाला तो ये मिल गया, एक तो ये हो गया। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। समानता एवं भ्रातृत्व, समानता या समता कितने प्रकार की बताई थी मैंने आपको? 2 प्रकार की बताई थी, और भ्रातृत्व 1 प्रकार का। तो आंसर मिल गया आपको 3, 5, 2, 1। ठीक है भाई, आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तीसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। अच्छा, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए हैं। समाजवादी जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष को ही पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, कंफ्यूजन मत कर लेना। ओके, और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उत्तर क्या होगा? 42वां संविधान। निम्नलिखित में से कौन कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ये पता है, इतना कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। क्या है? ये कह रहा है क्या, भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है ना, वो कौन से भाग में दिखती है? मौलिक अधिकार क्या धर्मनिरपेक्ष है? 9वीं अनुसूची क्या धर्मनिरपेक्ष है? संविधान की प्रस्तावना क्या धर्मनिरपेक्ष है? या राज्य के नीति निर्देशक तत्व धर्मनिरपेक्ष हैं? अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि 1976 के साल में ही तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। क्या उससे पहले भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं था? था। भारत का हर पार्ट धर्मनिरपेक्ष है। भारतीय संविधान के 22वां भाग, 12वां अनुसूची, 395 अनुच्छेद धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन उसके लिए अलग से कोई वर्ड मेंशन नहीं किया गया था, है ना? और ये वर्ड कब आया है? 1976 में। बात क्लियर होगी आपको यहाँ से? तो कौन से भाग को अब ऑफिशियली धर्मनिरपेक्ष कहेंगे? किसको कहेंगे? संविधान की प्रस्तावना में, क्योंकि 3 शब्द वहीं तो जोड़े गए हैं ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। क्लियर हो गया आपको? ऐसा नहीं है कि भारत का प्रस्तावना के बाद और जो भी चीजें हैं संविधान में, जो भी मटेरियल है, जो भी सामग्री है, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो झुकाव है, ऐसा नहीं है। लेकिन शब्द जोड़ दिया गया है। तो आंसर क्या होगा भैया इसका? संविधान की आत्मा। संविधान की प्रस्तावना, सॉरी, क्वेश्चन 5वां है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता, या विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। देखो, विधिक स्वरूप, मैं आपको यही तो समझा रहा था 2-3 मिनट से एक ही कॉन्सेप्ट पे, कि प्रस्तावना क्या है? जस्टिसिएबल है, माने वाद योग्य है या नहीं है। तो क्या बताया था मैंने अभी आपको कि यार संविधान की प्रस्तावना तो वाद योग्य नहीं है, मतलब इसे लागू नहीं किया जा सकता। आंसर क्या होगा इसको? लागू नहीं किया जा सकता। क्लियर कट है? चलो, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। देखो, एक ही कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगी ना चीजें। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी जोड़ा गया, अखंडता जोड़ा गया, और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। तो बचा क्या? गणराज्य जोड़ा गया। गणराज्य सम्मिलित नहीं था। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो क्या है, कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? ये पहला, दूसरा, तीसरा। और कौन सा नहीं पहले से ही था? ये तो गणराज्य। ठीक है। 7वां, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। अच्छा, आपने अपनी बुक्स में देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से शुरू होती है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कहाँ से शुरू होती है? पहले ही शब्द कौन कौन से संविधान के, ये पूछ लिया है प्रस्तावना के। प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र, जनता के लोकतंत्र है, हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग, सर्वप्रभुत्व, सर्व समाजवादी, लोकतंत्र में गणराज्य, ऐसे तो शुरू होती है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा, हम भारत के लोग। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। अच्छा, अब धर्मनिरपेक्ष का अर्थ पूछ लिया है इसने। भारत में अनेक धर्म है, सही बात है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी सही बात है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी सही बात है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? डी। क्योंकि भाई भारत में राज्य का कोई धर्म थोड़ी ना है। जैसे पाकिस्तान का ऑफिशियल धर्म क्या है? मुस्लिम राष्ट्र है ना। बांग्लादेश क्या है? मुस्लिम राष्ट्र है। ठीक है, आजकल तुर्की भी उसी राह पर चल रहा है। तुर्की भी धर्मनिरपेक्ष हुआ करता था
सेकंड वर्ल्ड वॉर के माध्यम से जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा जब आए थे कि उन्होंने भाई ये कहा था कि यार नहीं, अब तुर्की को मॉडर्न तुर्की बनाते हैं और इस्लाम से थोड़ा सा पीछे हटते हैं, लेकिन आज कंजर्वेटिव शक्तियां वहां तुर्की में हैं। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब राज्य का, और राज्य को मैं किससे यहाँ कॉन्टेक्स्ट कर रहा हूँ, किससे प्रदर्शित कर रहा हूँ? भारत से। भारत क्या है? एक राज्य ही तो है ना। तो भारत राज्य का भैया कोई धर्म नहीं है, ना तो हिंदू, न क्या मुस्लिम, न ईसाई, न इसके अंदर रहने वाले लोगों के अलग अलग धर्म है। ठीक है, चलो। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? देखो, वही सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जो मैंने आपको अभी ऊपर अच्छे से क्लियर करे हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? उद्देश्य का। अगर इसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर कहते इसी क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा और हृदय है, तो कौन सा होता फिर? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 32 में जो 5 प्रकार की रिट दी गई हैं, चेक करना है तो प्लेलिस्ट में जाके पढ़ना सही से। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना भारतीय संविधान की मौलिक संरचना को स्वीकार किया गया? अभी तो मैंने आपको बताया था कि संविधान को भारतीय संविधान की भाग किसने माना, कौन से केस में माना? केशवानंद भारती केस में। ठीक है, चलो। 11वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? देखो, जन्म कुंडली किसने कहा था? ये क्वेश्चन आ गया आपको। पटेल ने कहा है, बाबा साहब ने कहा है, नेहरू ने कहा है, गांधी ने कहा है, के.एम. मुंशी ने। किसने कहा है भाई? के.एम. मुंशी ने कहा है। लास्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? देखो क्या है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को, 2 क्वेश्चन बन गए ना प्रस्तावना में से, बन गए ना। मैंने आपको क्या बताया था कि भारतीय संविधान का दर्शन कहाँ से झलकता है, सिद्धांत उसके कहाँ से झलकते हैं? नीति निर्देशक जो नीति बनाते हैं, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, ठीक है, कौन कहाँ से बनाते हैं? उसकी उसकी ग्लिम्स कहाँ से मिलती हैं, है ना? कहाँ से मिलती है? उसके मौलिक अधिकार से नहीं यार, डीपीएसपी से नहीं। संविधान की प्रस्तावना, बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या होगा इसका? संविधान की प्रस्तावना। तो एक छोटी सी वीडियो थी, लेकिन ये ना इतनी इतनी कमाल की वीडियो है कि उद्देश्य का फिर से नहीं पढ़नी पड़ेगी, और उद्देश्य का से कितने भी क्वेश्चन आ जाए ना, आप सबको इजीली कर पाओगे, सही से डिफेंड कर पाओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट के साथ में। बने रहिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद।